हेलो स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग सॉल्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 9th का चैप्टर है आपका ग्रेविटेशनल। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं आइजैक न्यूटन के बारे में। कहा जाता है कि उन एक बार वो किसी एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, ऊपर से एक एप्पल गिरता है और हमारी ग्रेविटी की यहाँ पर डिस्कवरी हो गई, इसका अपना आविष्कार यहाँ पर हो गया। देखिए कितने क्यूरियस थे आइजैक न्यूटन, कितने ग्रेट थे, कितने क्यूरियस थे। तो आप भी इतनी क्यूरियोसिटी अपने अंदर क्रिएट कीजिए ताकि आप भी कहीं ना कहीं आइजैक न्यूटन या आइंस्टीन तक पहुंच पाए। ऐसे ही थॉट्स के साथ अपन, इसी होप के साथ अपन ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रेविटेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ग्रेविटी के बारे में आपने बहुत सुना है, काफी बात डिस्कस में भी आती है कि ग्रेविटी क्या है कि अर्थ जो है आपकी, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। स्टूडेंट्स याद रखिए, अर्थ एवरी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जैसे मैंने मार्कर उछाला तो ये सीधा अर्थ की तरफ वापस अट्रैक्ट होकर आया। तो इसी को हमने ग्रेविटी पढ़ा, जबकि ग्रेविटी थोड़ी सी डिटेल है, थोड़ी सी वास्ट है, इसको समझने वाली चीज है। स्टूडेंट्स, ग्रेविटी सिर्फ अर्थ ही अट्रैक्ट नहीं करती। ग्रेविटी का मतलब सिर्फ अर्थ से नहीं है। जो हमारे जो दिमाग में जो एक कंसेप्ट बैठा हुआ है, ग्रेविटी मीन्स अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग, जो कि नहीं है। अर्थ ही अट्रैक्ट नहीं करती। ग्रेविटी का मतलब होता है कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस कंप्लीट यूनिवर्स के अंदर जितनी भी बॉडीज है आपकी, जितनी भी बॉडीज है, इवन ये मार्कर है, इवन आपका कोई एक पेन है, इवन अर्थ है, मून है, प्लैनेट है, तो हर एक ऑब्जेक्ट जो अपने आप में कुछ मास रखता है, वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और इसी को हमने ग्रेविटी नाम दे दिया। थोड़ा सा न्यू जो स्टूडेंट्स जो नई चीजें सुन रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स, क्या होता है, ग्रेविटी की बात समझिएगा। न्यूटन ने कहा था कि अगर इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनका कोई मास है, जिनका कोई भी मास है, ऐसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अब वो चाहे आपकी मून हो सकती है, अर्थ हो सकता है, प्लैनेट हो सकता है, मार्कर हो सकता है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई टेबल हो सकती है, कोई चेयर हो सकती है, कोई भी हो जिसमें आपको कोई ना कोई क्या होगा, मास होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा होता तो नहीं है, मतलब हमारी जो जनरल लाइफ है उसमें हमने तो कभी नहीं देखा कि अर्थ चेयर अपन को अट्रैक्ट कर रही है, मार्कर अपन को अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है, जो मास होता है अर्थ के कंपैरिजन में, या अर्थ की मैं बात करूँ, अगर इस मार्कर के मास की बात करूँ, अर्थ के मास की बात करूँ, या हमारी किसी ह्यूमन बीइंग की मास की बात करूँ, देन वो बहुत छोटा है, बहुत कम है। इसलिए हमें हमारे बीच की जो ग्रेविटी है, जो डस्टर और मार्कर और मेरे बीच में जो अट्रैक्शन है वो, या फिर किसी बोर्ड या फिर किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन है, वो हमें यहाँ पर शो नहीं होता। शो कहाँ होता है, जहाँ पर मास ज्यादा होता है। जस्ट लाइक मून, जस्ट लाइक अर्थ, जस्ट लाइक प्लैनेट्स, सन। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी होती है ये हमें ऑब्जर्व होती है, ये हमें दिखाई देती है, लेकिन ये हमारे जो नॉर्मल जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में हमें ग्रेविटी दिखाई नहीं देती है। तो इसका ये कहीं पर मतलब नहीं निकलता कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। तो इसी कंसेप्ट को आगे अगर डिस्कस करते हुए सीधा अपन बात करते हैं ग्रेविटी के बारे में। देखिए न्यूटन ने कहा था, सीधा हम जो आज का जो टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया देन आप ग्रेविटी को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, न्यूटन ने कहा था अगर आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ अगर मैं बात करूं तो ये इसको अट्रैक्ट करना चाहिए और ये इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, जो करते भी हैं। अब शो हो या नहीं हो वो उनके मासेस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने बड़े हैं, कितना फोर्स एक दूसरे को लगा रहे हैं। सपोज मान लेते हैं इसका मास आपका m1 है और इसका मास आपका m2 है। दो मासेस हैं जो जिसका मास m1 और m2 है, जो दोनों आपके एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, क्या हमें शो हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो इस फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए कि ये दोनों जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो किस फोर्स से वो अट्रैक्ट करेंगे, इस फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ
ग्रेविटी को पढ़ना होगा। देखिए स्टूडेंट्स ये है क्या, इस सीधा स्टेटमेंट बोलता हूं मैं आपको, सीधा विदाउट कंफ्यूजन किए यहां पर अपन चलते हैं। न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट यहां से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सुनने वाली बात है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास m1 और m2 है, यानी एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है आपका m1 और एक ये ऑब्जेक्ट है आपका m2। ये m1 मास का है, ये m2 मास का है। जिन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वो सपोज r है, कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है। तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, तो न्यूटन ने कहा था, या इस लॉ के अकॉर्डिंग वो जो फोर्स होगा स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि इन दोनों मासेस का प्रोडक्ट, इन दोनों मासेस का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, इसके आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और वही फोर्स आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के। तो यहां पर मैं थोड़ा सा लिख दूंगा, आप नोट भी करते रहिएगा। ये जो स्टेटमेंट जो मैं लिखने जा रहा हूं, ये नोट करने लायक है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। when two objects of mass m1 and m2 are placed at a distance small r, then force of attraction या the gravitational force of attraction between them is directly proportional to, आप यहाँ पर पूरा लैंग्वेज में लिखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर ये भी लिखिएगा, when two object of mass m1 and m2 are placed at a distance r, then force of attraction between them is directly proportional to product of their masses। देखिए जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इनवर्सली proportional to square of distance between them, तो ये आपका ये पूरा लॉ था, ये पूरा जो ग्रेविटेशनल लॉ था, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो when two object of masses m1 and m2 are placed at the distance r, then जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके r स्क्वायर के। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दे दूं और इसको इक्वेशन 2 दे दूं, तो आपका जो फॉर्मूला यहाँ पर बन के आएगा, वो आपका फॉर्मूला बन के आएगा f is directly proportional to m1 m2 upon r स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर अगर ये ग्रेविटेशनल जो ये कांस्टेंट है, जब एक कांस्टेंट अपने यहाँ से रिमूव करेंगे तब एक कांस्टेंट आता है आपका g। जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तब आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है g, और इसी g को हम कह देते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये आपका कुछ चैप्टर था, शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं अपन कुछ कंसेप्ट। दो ऑब्जेक्ट हैं जिनको r डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है, जिनका मास m1 और m2 है, तो उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पर g क्या है आपका g हो जाएगा यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पर आप किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है, अभी जो हमने जो जिक्र किया था कि हमारे बीच में किसी छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो शो क्यों नहीं होता। मास ऑफ m1
इन ऑब्जेक्ट्स का मास बहुत कम है, इन ऑब्जेक्ट का मास इतना कम है कि ये जो F की वैल्यू आएगी, जो फोर्स की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी बहुत छोटी आएगी। और इतना छोटा फोर्स हमारे जो बीच में हमारे को इतना शो नहीं होता, इतना फील नहीं होता। लेकिन when we talk about the large objects, when we talk about the planets, the moon, the sun, then heavy bodies, the universal bodies, then we can feel or we can see the gravitational फोर्स। तब हम इस चीज को वहां पर शो कर पाते हैं, हम वहां पर इस चीज को देख पाते हैं कि किस तरीके से मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटी फोर्स लगता है। सन जो होता है, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट द सन, अराउंड द सन। अर्थ जो है वो किसके अराउंड रोटेशन कर रही है? सन के। क्यों कर रही है? क्योंकि अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कहीं ना कहीं जाके आगे वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अपन, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट्स स्टार्ट रोटेटिंग। वो बात नहीं, यहाँ पर जो हमें जो रीजन समझना है, अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटी होती है, इसलिए तो मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। तो ये था आपका ग्रेविटी का एक छोटा सा डेमो या छोटी सी हमारी क्लास जो हमारे काम आने वाली है। आगे हम पूरा चैप्टर इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा जो टारगेट था वो ये था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझना, कि किस तरीके से आपकी ग्रेविटी वर्क करती है, किस तरीके से दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ये क्लास आज हम यहीं पर एंड करते हैं। जिस तरीके से आगे आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि हम पूरा चैप्टर, आपकी पूरी फिजिक्स, जितनी भी आपका फिजिक्स पोर्शन है क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, हम पूरा सारा एक साथ देखे चलते जाएंगे। एज मच एज पॉसिबल वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। जो भी डाउट होते हैं आपके कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर हो आपके वो डाउट सॉल्व हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।